हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल। हिंदी में इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए, कभी कभी होता ही है कि द हिंदू में या तो आर्टिकल अच्छे आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं और सारे आर्टिकल अच्छे रहते हैं, तो उसमें से एक आधा आर्टिकल छोड़ दिया जाता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको आने वाले संडे में या कभी किसी दिन कम आर्टिकल आया या कोई ऐसा आर्टिकल आया जो पहले से कवर किया तो उस दिन इसको कवर कर लिया था, उसकी टेंशन आप नहीं लें। सारा करंट अफेयर इसमें कवर किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट दिवस देखते हैं इसका। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया था? 7 जून को मनाया जाता है। 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो ये खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, 2023 की थीम है। ये इंपॉर्टेंट दिन है, इसको याद रखेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार 7 जून 2023 को डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो कौन से क्रम का? तो ये 5वें है। किस दिन किया था? तो ये 7 जून 2023 को किया था। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2018-19 में लॉन्च किया गया था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को। इसका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। आप खुद से सोचिए, अगर किसी चीज की रैंकिंग जारी की जाती है, जैसे हम मान लीजिए हम लोग का रिजल्ट है, तो उसकी रैंकिंग क्यों जारी की जाती है? दे देना चाहिए कि सब लोग पास हो गए, बात ही खत्म। इसमें रैंकिंग क्यों लेके आते हैं? तो रैंकिंग इसलिए लेके आ जाते हैं ताकि उसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहे और लोग एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की भावना लेकर के चलें, एक दूसरे से अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आए। तो यही चीज है स्टेट पे लागू करेंगे जब राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। तो राज्यों के बीच रैंकिंग क्यों दी जा रही है? ताकि राज्य जो है दूसरे के लिए अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, एक दूसरे से अच्छे से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें और अपने क्षेत्र के भीतर खाद्य सुरक्षा मानकों का अच्छे से पालन करें, उसको लेकर के अच्छे से चलें। यही सारी चीजों के लिए इसमें रैंकिंग दी जा रही है। तो ये यहाँ पे इसका उद्देश्य बताया जा रहा है, पौष्टिक भोजन का प्रावधान सुनिश्चित करना आदि। खाद्य सुरक्षा के मापदंड कौन कौन से हैं? तो इसके 5 मापदंड है। इसमें पहला है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, इसको कितना प्रतिशत भार दिया गया? तो इसको 20% भार दिया गया है। दूसरा है अनुपालन, इसको 30% भार दिया गया है। तीसरा है खाद्य परीक्षण और संरचना और निगरानी, इसको भी 20%। चौथा है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, इसको भी 10%। उपभोक्ता अधिकारिता, इसको 20%। यानी सबसे ज्यादा आप देखें किसको दिया गया? तो अनुपालन को दिया गया है, कितना? 30%। और सबसे कम किसको दिया है? तो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को 10%। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? तो केरल, इसने शीर्ष रैंकिंग हासिल की। उसके बाद कौन कौन सा? तो उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु। यानी पहले पे केरल हो गया, दूसरे पे पंजाब हो गया, तीसरे पे तमिलनाडु हो गया। छोटे राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो कौन कौन है? तो पहले पे गोवा है, दूसरे पे मणिपुर और तीसरे पे सिक्किम है। इसमें देखो तीन चीजों में बांट करके, 3 श्रेणियों में बांट करके इसमें जारी किया जाता है। पहले हो जाता है बड़े राज्य, दूसरा हो जाता है छोटे राज्य और तीसरा हो जाता है यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में केरल हो गया पहले पे, छोटे राज्यों में गोवा हो गया पहले पे और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले पे है, दिल्ली दूसरे पे और चंडीगढ़ तीसरे पे। इसके अलावा रैपिड फूड टेस्टिंग किट, इस पोर्टल का भी अनावरण किया गया है मनसुख मांडविया द्वारा। आयोजन के हिस्से के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रव्यापी खाद्य सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए 3 मैनुअल, कौन कौन से? तो देखते हैं इन नियमावली में। खाद्य विश्लेषण के तरीकों का मैनुअल, मछली और मछली उत्पादक, खाद्य विश्लेषण के तरीकों का मैनुअल, अनाज और अनाज उत्पाद, दूसरा संस्करण इसका, पहला संस्करण इसका पहले जारी किया जा चुका है, और खाद्य पदार्थों के विश्लेषण के तरीकों का मैनुअल। पेय पदार्थ, चाय, कॉफी और चिकोरी शामिल है। नेक्स्ट आर्टिकल है आईपीसी की धारा 124 से जुड़ा, जो राजद्रोह के बारे में बात करता है। राजद्रोह क्या होता है? जब सरकार के खिलाफ हम किसी को भड़काते हैं या उसके खिलाफ तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं, तब वो राजद्रोह के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रद्रोह क्या होता है? जब अपने देश के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने देश के खिलाफ लोग भड़काते हैं, तो राष्ट्रद्रोह होता है। आइए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट, कौन सी वाली? तो 279 वाली रिपोर्ट में इसके बारे में जिक्र किया था, राजद्रोह के बारे में बताया था। और इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, उसके नाम पर इसने कड़े सजाओं के प्रावधान किए थे। इसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है, राजद्रोह के आरोप में किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसा करता हुआ उसको पाया जाता है, तो उसको कम से कम 7 साल की सजा दी जाए। लेकिन जब इसको कानूनी रूप दिया गया, इस समिति के सुझावों को जब कानूनी रूप दिया गया, इसको कानून बनाया गया, तो उसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान जो किया गया वो 3 वर्ष किया गया। यानी यहाँ 7 वर्ष अधिक था, उसको घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है एसजी वोमबटकेरी वर्सेस भारत संघ मामले 2022 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अब इससे जुड़े मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी 124A के तहत अब नए मामलों को नहीं लाया जाएगा, इसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। इसके अंतर्गत, इसके तहत अब एफआईआर आप दर्ज नहीं कर सकते हैं और इससे जुड़े जितने भी मामले चलना अब उसको बंद कर दिया जाए। कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है, इसी वजह से इसको इस बारे में ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। इसको कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ अपराध है, ना कि देश के खिलाफ। राजद्रोह कानून का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। अब देखते हैं इसके बारे में, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। इसे 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में लाया गया था। यानी इसको सबसे पहले कहां लाया गया था? तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में लाया गया था। इस कानून का प्रारूप मूलतः मैकाले द्वारा, मैकाले कौन था? तो ये भारतीय विधि आयोग जो बना था अंग्रेजों के टाइम पे, उसका भी अध्यक्ष रह चुका है, इसके द्वारा तय किया गया था। लेकिन 1860 में आईपीसी में शामिल नहीं किया गया। 1860 में जब आईपीसी आई तब उसमें इस मैकाले के सुझाव को नहीं माना गया और इसमें शामिल नहीं किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट है 124 एक 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किए गए एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यानी जब इसको 1870 में जेम्स स्टीफन नामक व्यक्ति ने कुछ संशोधन करके प्रस्तुत किया, तब इसको जोड़ दिया गया इसमें। इसके तहत कहा गया कि किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित क्या हो सकता है तो शब्दों द्वारा, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा अथवा अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न करना राजद्रोह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश काल में इसे 2 बार यानी 2 रूप में परिभाषित किया गया, यानी 2 बार इसका मामला आया था ब्रिटिश काल में। पहला बड़ा मामला था रानी इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक 1897। ये मामला आप सबने सुना होगा कि इनको पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा था और देश निष्कासन भी दिया गया था 1897, जिसमें तिलक को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने अखबार केसरी तथा मराठी में कुछ ऐसे लेख लिखे थे जो राजशाही के विरुद्ध थे। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है। तो ये कि कब का मामला था तो 1897 का था। दूसरा, ये जो केसरी और मराठी अखबार हैं किसके हैं तो ये बाल गंगाधर तिलक के हैं। इसमें जज ने कहा कि क्रांति या विद्रोह करना या करने की मंशा रखना आवश्यक नहीं है, बल्कि किसी को सरकार के विरुद्ध गलत मंशा से भड़काना भी राजद्रोह ही माना जाएगा। दूसरा मामला था निहारेंद्र दत्त मजूमदार तथा अन्य विशेष शासक, जिसमें संघीय न्यायालय ने निर्णय दिया था। इसमें संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मजूमदार को बरी करते हुए कहा कि सार्वजनिक विकार या जनता की सार्वजनिक विकार में उचित भागीदारी या उसमें शामिल होने का प्रयत्न इसके अंतर्गत आता है। यानी इसमें कहा गया था कि जो पब्लिक ऑर्डर होता है उसको खराब करना, उसके खराब करने के लिए लोगों को भड़काना, इस तरीके की चीजें इसके अंतर्गत आती है ना, कि इसके मंशा रखना या इसको अपने मन में रखना इसके अंतर्गत आएगा। ये कौन से न्यायालय ने दिया था? इसमें संघीय न्यायालय ने दिया। संघीय न्यायालय का तो उस टाइम ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत ये सबसे उच्च न्यायालय था, यानी सर्वोच्च न्यायालय यही था, यानी उच्चतम न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो यही था उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट है केदारनाथवाद में राजद्रोह की संवैधानिकता। ये केदारनाथवाद आया था, मामला था केदारनाथ। अब इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसमें लेखक बताए द हिंदू में, तो उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं। केदारनाथवाद में न्यायालय ने इसे संवैधानिक बताया। किन आधारों पे? तो 2 आधारों पर। पहला क्या था? हालांकि राजद्रोह सरकार के विरुद्ध अपराध है या राज्य के विरुद्ध भी अपराध है। क्यों? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ पे जो राजद्रोह है, हालांकि उसको माना जा रहा है कि ये सरकार के खिलाफ है, यानी ये राष्ट्र के खिलाफ नहीं होकर के सरकार के खिलाफ अपराध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर देखा जाए भौतिक रूप से तो राष्ट्र तो कुछ है नहीं, राष्ट्र तो एक अवधारणा है, लेकिन जो सरकार उसको प्रतिनिधित्व देती है वही राष्ट्र मानी जाएगी अगर भौतिक रूप से देखा जाए। तो इस वजह से सरकार के खिलाफ करना यानी इनडायरेक्ट राष्ट्र के खिलाफ करना, इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया था कि इस कानून को हम रद्द नहीं कर सकते, ये कानून सही है। पहला आधार ये था। दूसरा था आर्टिकल 19(2) राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उचित प्रतिबंध लगाता है, यानी 19(2) क्या? ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है 19(1) के तहत। अनुच्छेद 19 जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो इसी में कहा गया था कि 19(2) जो है ये उचित प्रतिबंध लगाने की व्याख्या करता है या उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कहता है। तो उसी के आधार पर भी इसको संवैधानिक बताया गया था 124A को। राजद्रोह का कानून आर्टिकल 19(1) कानून है जो कि अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, यानी 19(1) क्या कहता है? तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ये मौलिक अधिकार है हमारा। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आता है? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके बारे में मौलिक अधिकार के बारे में इसमें चर्चा की गई है। लोकतांत्रिक देश में जहां लोगों को बुरी सरकार को बदलने का हक है तथा सरकारों को असहमति रखने का अधिकार है। अब देखिए जैसे हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश, आप सभी को पता है, और ऐसे कई सारे लोकतांत्रिक देश। अब वहां पे अगर हम सरकार से असहमति व्यक्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, उसकी नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो लोकतंत्र कहाँ आएगा? तब तो ऑटोक्रेसी हो जाएगी। तो इसी यही बात यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट पार्ट, ऐसे कानून बनाना नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये मैंने बताया जैसे अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें कई सारे प्रावधान दिए गए हैं, कई सारे हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो अगर हमें यहाँ पे ये राजद्रोह का कानून है, हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई सरकार नीति लेकर के आई, हम कहते हैं कि नीति ठीक नहीं है या इसमें ये कमियां है, तो इसके तहत हमें 124 के तहत बुक कर लिया जाएगा, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से फिर हम आलोचना ही नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इससे संबंधित मुद्दे क्या है? तो औपनिवेशिक युग का अवशेष था। अब जाहिर सी बात है कि इसको 1870 में जब लाया गया तो ये औपनिवेशिक काल ही तो था, तो उसी में लाया गया था। तो वही इसको कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक युग का अवशेष माना जा रहा है, वहां का बताया जा रहा है। संविधान सभा का मत। अब इसमें संविधान सभा ने इसको अच्छा देखिए 1870 में लेकर आएगा। फिर जब हमारे संविधान सभा का गठन हुआ, उसने 1950 में जब संविधान लागू किया तब उसमें इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। यानी संविधान सभा नहीं चाहती थी कि इस तरीके को कोई प्रावधान हमारे संविधान में हो, नहीं तो संविधान सभा खुद इसको ऐड कर लेती। संविधान सभा जानती थी कि इस तरीके से अगर इसको ऐड किया जाएगा तो हमारे नुकसानदायक साबित होगा और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है सीमित कर देगा, उसके दुरुपयोग को बढ़ा देगा। यानी अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसको तय तुरंत बुक कर लिया जाएगा। यही चीज कही जा रही है यहाँ, इसलिए संविधान सभा ने इसको हटा दिया था, इसको अपने में लागू नहीं किया था, संविधान में नहीं रखा था। लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन। अभी जैसे कि मैंने जिक्र किया ऊपर
कि लोकतंत्र जो है हमारा भारत, अगर हम बोलेंगे ही नहीं, अगर सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, तो ये फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? ये तो ऑटोक्रेसी हो गई, तानाशाही हो गई। वही कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन करता है। न्यायालय का मत क्या है? तो वर्ष 1950 की शुरुआत में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सरकार की आलोचना उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को उत्तेजित करती है। अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना एक न्यायोचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जैसे कि सुरक्षा को कमजोर करना या राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट पॉइंट है तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य 1951 मामला, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा राम नंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 124A घोषित की, जो मुख्य रूप से देश में असंतोष को दबाने के लिए औपनिवेशिक आकाओं के लिए एक उपकरण था एवं प्रावधान की असंवैधानिकता घोषित कर दिया। यानी इसमें देखिए दो मामला है। पहला तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य, ये कौन सा मामला 1951 का कहाँ का है? तो ये पंजाब तथा हरियाणा का मामला है। दूसरा है राम नंदन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, कब का मामला? ये 1959 का मामला। इसमें जो हाईकोर्ट्स हैं दोनों अलग अलग, इन्होंने इसको असंवैधानिक बताया। इन्होंने कहा कि ये जो इसका प्रावधान है 124A जो है, ये औपनिवेशिक काल के जो लोग थे उनके लिए ये उपकरण था, ये हमें दबाने के लिए, हमें सप्रेस करने के लिए, तो अब इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, ये बेहतर होगा। यहाँ पे इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया इन लोगों ने। नेक्स्ट हुआ केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला 1962 में। इसमें इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के पहले के फैसलों को खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 124A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। भी मैंने इसमें बताया था कि इसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने दो आधार पर इसको सही बताया था 124A को, इसी केस के तहत, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है कुत्तों से, नेक्स्ट आर्टिकल है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। ये किसका किसका कार्यक्रम है या किसकी किसकी योजना? तो विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है। बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की शीघ्रता से पहचान की जा सके, यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसमें नई नई प्रौद्योगिकियां जो आ रही, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसी के बारे में पहचान की जाए, उसको देश के और विदेश के दोनों के लेवल पे लेकर के चला जाए, उसको स्वदेशी रूप से विकसित किया जाए, इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है। 2023-24 2027-28 तक के लिए इसको लागू किया गया है। मिशन के उद्देश्य क्या है? वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य की प्रासंगिकता के क्षेत्रों की पहचान करना और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को शुरू करना। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक विचार मंथन, सहक्रियात्मक प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिकी के सुचारू हस्तांतरण के लिए रास्ते तैयार करने के लिए विद्युत क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करना, यानी जो विद्युत क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन सबके लिए एक ही मंच प्रदान करना। इसी मंच पर आकर के सारे लोग जुटे और यहीं पे उसकी प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा हो, यहीं पे विकास हो, यहीं पे सारी चीजें देखी जाए, कहा जा रहा है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित की पायलट परियोजना और उनके व्यवसायीकरण की सुविधा के लिए समर्थन करना, यानी जो स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी होगी जो भारतीय स्टार्टअप द्वारा स्टार्ट की जाएगी, जो भारतीय लोगों द्वारा स्टार्ट की जाएगी, उसके बारे में समर्थन प्रदान करना, उसको सहायता देना, उसको अच्छे से लेकर के चलना, एक आधार इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी गठजोड़ और साझेदारी का लाभ उठाने के लिए और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से दक्षताओं, क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने के लिए ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, यानी ज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है इसका हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, यानी अगर विदेशों के पास कोई जानकारी तो उसको हम ले लेंगे और अगर हमारे पास कोई जानकारी तो हम इनको देंगे, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और पैमाना बनाना और देश के विद्युत क्षेत्र में जीवंत और नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास में हमारे देश को अग्रणी देशों में शामिल करना। अनुसंधान के लिए चिन्हित क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें किस किस क्षेत्र में अनुसंधान किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा? तो पहला है लिथियम आयरन स्टोरेज बैटरी के विकल्प, दूसरा है भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन को संशोधित करना, तीसरा है गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उच्च दक्षता ईंधन से, चौथा है कार्बन अवशोषण, पांचवा भूतापीय ऊर्जा, छठवां ठोस अवस्था पर शीतल, सातवां है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी के लिए नैनो तकनीक, आठवां है स्वदेशी CRGO तकनीक। एक आर्टिकल है मॉब लिंचिंग के बारे में, आइए जानते हैं इसके बारे में। मॉब का मतलब होता है भीड़ और लिंचिंग का मतलब जान लेना। जब भीड़ द्वारा, अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी की जान ले ली जाती है इस आरोप में कि उसने कोई सजा की थी और उसने कोई दोष किया था, उसने कोई जुर्म किया था और उसकी सजा जो है तत्काल प्रभाव से दी जाए, तुरंत दी जाए। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने कोई दोष नहीं किया है, कोई जुर्म नहीं किया, उसके बाद भी उसको जो है गलत अफवाहों के आधार पर, गलत न्यूज के आधार पर उसको सजा दे दी जाती है, उसकी जान ले ली जाती है, तो इसको ही भीड़ द्वारा की गई हत्या मॉब लिंचिंग कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि परिभाषा भी मैंने बताया, जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को उसके दोषों की सजा के लिए और कभी कभी बिना किसी दोष के बस अफवाहों के आधार पर पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। यह पूर्णतः गैर कानूनी है। अब ये भीड़ द्वारा हत्या की जाए या किसी इंसान द्वारा हत्या की जाए, हत्या तो हत्या होती है और ये पूर्णतः गैर कानूनी ही होती है,
चाहे जैसे की जाए, तो ये गैर कानूनी माना जाता है। और 2017 का जो पहलू खान मामला, ये बहुत फेमस मामला मॉब लिंचिंग का, बहुत एक लैंडमार्क केस जिसको बोलते हैं ना, वो है। कारण क्या है इसका? तो असहिष्णुता, लोगों में सहनशीलता की कमी है। लोग जो है किसी भी चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी ने मुझे एक पॉइंट कह दिया तो मैं उसको 4 पॉइंट बोलूंगा, 4 कदम आगे बढ़ के बोलूंगा। मैं ऐसा नहीं कि उसने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म करते जाने दो, नहीं, मैं उसको 4 पॉइंट और सुनाऊंगा। और इस तरीके से जो कोई बात होती है समाज में हमारे, उसको लोग सह नहीं पाते, फिर भीड़ इकट्ठा होकर के किसी की जान ले लेती है। पूर्वाग्रह, यार किसी भी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, समाज को लेकर के, समुदाय को लेकर के हमारे मन में एक पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा बनी हुई है। हम उनके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं, हम उसके बारे में सही गलत अच्छा खराब जानने की कोशिश भी नहीं करते, ना हमें उनके बारे में जानकारी है। बस हमें जो पहले से पता है उसके बेस पे हम फैसला ले लेते हैं कि यार ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनका समुदाय ऐसा ही है, इनके यहाँ ऐसे ही होता है, ये चीज गलत कर रहे हैं। हम उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बस जो हमारे मन में पहले से, हम उसी को लेकर के चलते हैं, और इसका परिणाम होता है मॉब लिंचिंग, घृणा, ये सारी चीजें। अफवाह, कभी कभी गलत न्यूज फैला दी जाती है, गलत बातें फैला दी जाती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और इसके चक्कर में आकर के लोग जो है मॉब लिंचिंग कर देते हैं। सोशल मीडिया की भूमिका, यार आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब ये अच्छा भी है, खराब भी है, आप जैसा यूज करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन होता ही है कि किसी ने सोशल मीडिया पे रो दिया कि वो भी वायरल हो गया, कोई हंस दिया वो भी वायरल हो गया, कोई किसी गाने पे नाच दिया वो भी वायरल हो गया। ये जो है बहुत गलत चीज है यार। अब देखो तो सही कि अगर कोई खबर आप तक आ रही है, कोई बात आप तक आ रही है, तो उसमें कितना सच्चाई है, उस पर गवर्नमेंट का क्या रवैया है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है कि नहीं कह रही है, उस पर कोई रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आ रही। बस आपने जो देखा कि यार ये चीज है, ऐसे है, अच्छा ठीक है, इसको वायरल कर दो, इसको भेज दो, इसको भी भेज दो, उसको भी भेज दो। ये बहुत गलत चीज है। आप किसी भी चीज को जो है बिना सच्चाई जाने तुरंत फेमस कर देते हैं, तुरंत वायरल कर देते हैं। इससे जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती हैं। मॉब लिंचिंग के कारण क्या है? गौ हत्या के आरोप में मॉब लिंचिंग का अन्य कारण क्या? तो जैसे गौ हत्या के आरोप में 2002 में हरियाणा में 5 दलितों की हत्या कर दी गई। अब ये चाहे दलित हो, चाहे 5 हो, चाहे 1 हो, कोई भी, अगर मान लो कि इन्होंने गाय की हत्या की भी, अब ये गाय की हत्या किसी भी अन्य जानवर की, तो ये पूर्णतः जो है खराब चीज है, गलत चीज है। इसके लिए लेकिन कानून है, न्यायालय ये उनको सजा देगा, न्यायालय इनको सजा देगा जिन्होंने गाय की हत्या की, अन्य जानवर की हत्या की। लेकिन आप इनकी जान ले रहे हैं। किसी भी मामले में अगर आती है बात, तो जाहिर सी बात है कि इंसान की जान को हर इंसान इंपॉर्टेंट मानता है जानवर की तुलना में। लेकिन आप जो है गाय की तुलना में किसी 5 दलित हो या कोई भी जनरल में किसी कोई भी हो, यार आप किसी की भी जान कैसे ले सकते हैं? आप होते कौन है किसी की जान लेने वाले? आपको ये अधिकार किसने दिया? यहाँ तक कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो भी इस बात पर विचार कर रहा है कि मृत्युदंड देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। इसी बेस पे कि अगर हम किसी को जान दे नहीं सकते तो हम उसकी जान ले कैसे सकते हैं? और आप जो है भीड़ इकट्ठा करके किसी की जान ले रहे हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। हो सकता है कि इसको आने वाले 2-4 सालों में ये खत्म भी कर दिया जाए मृत्युदंड। पुलिस प्रशासन की क्षमता, अब पुलिस प्रशासन क्या है कि पहले तो शांति व्यवस्था बनाए रखने में असक्षम हो जाती है, वहां पे उतना ध्यान नहीं दे पाती, निगरानी नहीं कर पाती है। दूसरा ये कि जब एफआईआर लेकर के कोई दर्ज कराना जाता है, अगर किसी के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो भी गई, वो एफआईआर दर्ज कराना जाता है, तो उस पर पुलिस का ढीला ढाला रवैया रहता है, वो ध्यान ही नहीं देते। कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोर्ट आदेश देती है तब एफआईआर दर्ज होती है। तो इस तरीके से जो आरोपी हैं जिन्होंने ये कांड किया था, उनके मन में और जो है डर खत्म हो जाता है, उनके मन में और ये चीज बढ़ती है कि यार मैं करूं, कौन सा पुलिस आ रही है, कौन सा कोई कर रहा है, मेरा कुछ होगा ही नहीं, भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है, वैसे ये कहा जाता है। तो ये जो उनके मन में जो है बढ़ावा देती है, ये गलत चीज है। पुलिस को जो है इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। कड़े कानूनों की कमी, कड़े कानून तो छोड़िए, अभी जो है मॉब लिंचिंग से जुड़ा हमारे देश में कोई कानून है ही नहीं, इसके लिए स्पेसिफाइड कोई कानून नहीं है। इसको जो है आईपीसी के तहत ही देखा जाता है। तो इस वजह से अभी बहुत सारे लोग बच जा रहे हैं, इसका ना तो परिभाषित किया गया ना ही कुछ और। न्याय में देरी, अब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, कोई सा भी कोर्ट, हमारे न्यायालय के ऊपर इतना सारा बोझ पहले से पड़ा है, इतने सारे केसों का दबाव पहले से। उसमें कोई केस जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, कभी कभी तो ये भी हुआ है कि आदमी मर गया, उसके बाद फैसला आया, उसके बाद हक में उसके न्याय आया है, उसके खिलाफ सजा हुई है। तो ऐसे न्याय का कोई फायदा है? कहते हैं ना कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई। तो इस तरीके से यार क्या फायदा इस तरीके इतना लेट से फैसला आने का? इस वजह से जो है लोगों के मन में डर कम हो जाता है, और वो सोचते हैं कि जब तक आएगा तब तक देखा जाएगा, पता नहीं कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। मॉब लिंचिंग का प्रभाव क्या है? अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, इसका हनन होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिनका हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि आपके पास हाई कोर्ट का विकल्प है, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं कहे कि पहले हाई कोर्ट होकर के आइए। आप सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है अधिकार कि डायरेक्ट वो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो और इसमें निर्णय देगी।
इसी के तहत आता है अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, इसी में अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। इसके तहत बहुत सारे और भी अधिकार की व्याख्या की गई केस दर केस, लेकिन ये जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, कानून का हनन होता है इसमें। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की हत्या कर रहे हैं, वहाँ की शांति भंग कर रहे हैं, वहाँ पे माहौल तनावपूर्ण पैदा कर रहे हैं, तो कानून का हनन तो हो ही रहा है। संविधान तथा न्यायपालिका में विश्वास उठ जाता है। ये जाहिर सी बात है यार, अगर हमें देर से न्याय मिलेगा या हम FIR दर्ज कराने गए हैं, वहाँ पे FIR ही दर्ज नहीं हो रही इस मामले में, या पुलिस सही से ध्यान नहीं दे रही है, या न्यायालय जो है 20-20 साल लगा दे रही है, तो हमारे जो है वो आएगा ही कि मन में यार ये क्या चल रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय में देरी हो रही है। तो संविधान और न्यायपालिका के दोनों के खिलाफ जो है मन में विश्वास में कमी हो जाएगी। अल्पसंख्यकों तथा वंचित वर्गों में डर तथा विश्वास। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम घटनाएं जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय या ऐसे वो समुदाय जो वंचित है उनके खिलाफ ही होते हैं मॉब लिंचिंग की। सशक्त समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय जो उनके खिलाफ नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होती होगी, लेकिन जो है सामान्यतः मैक्सिमम टाइम में कह रहा हूँ, ये चीज ध्यान देंगे तो उसमें जो अल्पसंख्यक और दलित समुदाय या इस तरीके के वंचित समुदाय जो उनके खिलाफ ही होती है। तो इनके मन में एक अविश्वास बैठ जाता है कि हमारे लिए ये जगह सेफ है कि नहीं है, हमारे लिए ये देश सेफ है कि नहीं है, और जो है बाहरी प्रभाव फिर आने लगता है। बाहरी लोग जो ये भाषण देते हैं अन्य देश वाले, उनका प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से बहका बहका करके लोगों को गलत कामों में लगाया जाता है कि तुम्हारे समुदाय के खिलाफ ये किया जा रहा है, तुम्हारे समुदाय के खिलाफ वो किया जा रहा है। तो उस तरीके से लोगों के मन में जहर भरा जाता है, एक रास्ता खोल देता है। और हो सकता है जैसे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं लोग, तो हो सकता है आगे चल करके ये अल्पसंख्यक समुदाय या जो वंचित समुदाय ये भी अलग देश बनाने की मांग करे, तो कितना बार देश का विभाजन करेंगे यार। इस वजह से इन सारी चीजों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, देखना चाहिए हमें कि अब कोई भी अल्पसंख्यक हो, कोई भी वंचित वर्ग हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो असहज महसूस ना करे, वो भी उसी आज़ादी और उसी हक के साथ रहे जैसे कि बाकी सब रहते हैं। शांति व्यवस्था भंग हो जाती है इसमें। जाहिर सी बात है अब जहाँ हत्या हुई वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय कर दी जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग लगा दिए जाएंगे, हो सकता है कभी कभी कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था भंग करेंगे, लोगों को अपने घर में कैद रखेंगे, आर्थिक गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी, व्यापार पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे आर्थिक व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। अब जाहिर सी बात है अगर मैं निवेश करना चाहता हूँ, कोई विदेशी निवेशक निवेश करना चाहता है, तो ये देखेगा ही कि वहाँ पे जो है माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे शांति रहती है कि नहीं रहती, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। अब अगर किसी जगह 2 घटनाएं हो जाए मॉब लिंचिंग की, तो मेरे मन में हमेशा डर रहेगा यार यहाँ मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, या यहाँ मेरे किसी कार्यकर्ता की, यहाँ काम करने वाले की हत्या ना कर दी जाए, या कोई और इशू ना हो जाए। तो इस तरीके से हो सकता है मैं वहाँ से निवेश करने से बचूं, और जहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होती, जो शांति प्रिय समाज है, जहाँ पे लोग शांति से रहते हैं, मैं वहाँ पे निवेश करना पसंद करूँ। आंतरिक प्रवासन को बढ़ावा देता है। ये होता है कि अब एक जगह 2 घटनाएं 3 घटनाएं हो जाए मॉब लिंचिंग की, तो आदमी के मन में डर बैठ जाएगा कि यार यहाँ पे मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, अब मैं ऐसी जगह जाके रहने लगूँ जहाँ पे मेरे धर्म जाति के लोग हैं। तो ये इस तरीके से आंतरिक प्रवासन को बढ़ावा देता है। जो आबादी का प्रतिरूप है, जनसंख्या प्रतिरूप है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जनसंख्या जो गणना हुई रहती है उसमें भी दिक्कत आ जाती है। इस तरीके से डेटा इकट्ठा करने में दिक्कत होती है, वोटिंग के टाइम पे दिक्कत होती है, सार्वजनिक संपत्ति की बर्बादी की जाती है। अब जाहिर सी बात है किसी की हत्या कर दी गई है तो वहाँ पे तोड़फोड़ भी होगी, कुछ और भी होगा, और अगर नहीं भी होती तोड़फोड़ तो जो हम पुलिस डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे, या जो वहाँ पे कर्फ्यू लगेगा, या जो भी होगा, तो ये हमारी संपत्ति तो है, हम कर देते हैं, तभी तो गवर्नमेंट के पास आती है संपत्ति, उनके पास पैसा आता है, तो उसी के थ्रू इनको सैलरी दी जाती है। फालतू में वहाँ पे सुरक्षा दल बढ़ाने पड़ेंगे, वहाँ पे मार्च करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा बढ़ेगा फालतू में। इससे जुड़े संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान क्या है, तो संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। CRPC जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसके तहत भी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई, उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और इससे जुड़े जो मुद्दे हैं, इसको जो है धारा 302 हत्या, और धारा 307 हत्या का प्रयास, धारा 323 जानबूझकर घायल करना, और 147 से 48 दंगा फसाद, 149 आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठा होना, इन सब के तहत IPC की धारा ये सारी, इन्हीं के तहत इस पे केस दर्ज किया जाता है। क्योंकि अभी इससे जुड़ा कोई विशेष कानून है ही नहीं, तो उस पर किस खिलाफ आप केस दर्ज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया जाता है, 307 के तहत हत्या का प्रयास का किया जाता है, तो इसी IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाते हैं मॉब लिंचिंग के। इससे जुड़ा कोई विशेष कानून है नहीं अभी अपने पास। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए थे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकारें जो है प्रत्येक जिले में मॉब लिंचिंग और हिंसा को रोकने के उपायों के लिए एक सीनियर पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत करेंगी। अब सीनियर पुलिस अधिकारी क्योंकि अक्सर होता ही है कि कोई घटना घटी वहां पे, तो हवलदार जो होते हैं, कांस्टेबल जो होता है, उनके ऊपर ठेकरा फोड़ दिया जाता है और कुछ देर के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस तरीके से जो ऊंचे अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके ऊपर तो कोई प्रभाव आता ही नहीं है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या खबर है, कैसी चीजें हैं वहाँ पे। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही कि जो है वहाँ पे सीनियर अधिकारी नियुक्त है और उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उसके क्षेत्र में कोई सा भी ऐसा मामला आता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। ये अच्छा स्टेप है। राज्य सरकारें शीघ्रता से उन जिलों, उप जिलों, गांवों की पहचान करेंगी जहां हाल ही में
मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। यानी राज्य सरकार का ही ये काम है, राज्य सरकार का ये कर्तव्य है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे जिले जो हैं, उप जिले जो हैं और गांव क्षेत्र जो है, ऐसे इन सबकी पहचान करें जहां पे अभी हाल ही में मॉब लिंचिंग हुई है। नोडल अधिकारी मॉब लिंचिंग से संबंधित अंतर जिला स्तरीय मुद्दे को राज्य के डीजीपी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यानी यही जो सीनियर पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, यही नोडल अधिकारी रहेगा। अगर मॉब लिंचिंग से जुड़ा कोई ऐसा मामला जो 2 राज्यों के बीच फंस जा रहा है, मान लीजिए मरने वाला कहीं और का हो और मारने वाला कहीं और का हो, या मारने वाला कहीं और का मरने वाला, मतलब अलग अलग राज्य से हो, अंतरराज्य जो हो गया, तो उसके बारे में जो राज्य का डीजीपी है उसको तुरंत ये बताएंगे, इसके बारे में इसकी जानकारी देंगे नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए गए सीनियर पुलिस अधिकारी। केंद्र तथा राज्य सरकारों को रेडियो, टेलीविजन और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, जहां कहीं भी अपने राज्य सरकार का अकाउंट हो, ट्विटर हो गया, इन सारी चीजों पर यह प्रसारित कराना होगा कि किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग एवं हिंसा की घटना में शामिल होने पर विधि के अनुसार कठोर दंड दिया जा सकता है। यानी अगर इस तरीके की घटना में कोई संलिप्त पाया जाता है मॉब लिंचिंग में, तो ये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि रेडियो, टेलीविजन और प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताए कि इस तरीके के कार्यों में शामिल लोगों को सजा दी जाएगी, उनको कठोर दंड दिया जाएगा, उनको माफ नहीं किया जाएगा। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित ऐसे गैर जिम्मेदार और भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जिनसे समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं घटित होती हैं। ऐसे संदेश फैलाने वालों पर उचित प्रावधान के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसा कई बार होता है कि हेट स्पीच हो गई या कोई बहुत ऐसी न्यूज हो गई, कोई बात हो गई, हम ऐसा फैला देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि उससे मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिल सकता है। तो इन सारी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, यही कह रहा सुप्रीम कोर्ट। राज्य सरकारें मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्ति के लिए क्षतिपूर्ति योजनाएं प्रारंभ कर सकती हैं। यानी जो भी मॉब लिंचिंग में मारे गए हैं, जिनकी जान गई, उससे जुड़े मुआवजा दिया जाए उनको, कुछ इस तरीके की। राज्य सरकार ने सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित के परिवार के किसी भी व्यक्ति का पुण्य उत्पीड़न ना हो। यानी ऐसा नहीं, मान लीजिए मॉब लिंचिंग हो गई, उसके परिवार वाले लड़ रहे हैं, तो फिर से उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाए, फिर से उनके ऊपर कोई जुर्म किया जाए, ये चीज गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, सुनिश्चित करे राज्य सरकार। राज्य सरकारों के कानून क्या है, तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सर्वप्रथम मणिपुर ने, किसने, तो सर्वप्रथम मणिपुर ने वर्ष 2018 में ही लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। यानी सबसे पहले इस मामले में जो कानून बनाने वाला राज्य है वो मणिपुर है। कब, तो 2018 में ही बनाया था। मणिपुर के लिंचिंग विरुद्ध जो विधेयक है ना, उसकी बहुत सारे विशेषज्ञों ने तारीफ की है। उसमें क्या क्या पॉइंट है तो देखते हैं। विधि में ये निश्चित किया गया था कि लिंचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया था कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, सीनियर पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाए, उसको फॉलो किया गया इस विधेयक में। अपने क्षेत्र अधिकार में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए जुर्माना तथा कैद की सजा का भी प्रावधान है। वही जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उसको ध्यान में रखते हुए मणिपुर ने पूरी तरीके से ये कानून बनाया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उस क्षेत्र में, अगर वो नाकाम रहता है मॉब लिंचिंग को रोकने में, तो ये पूर्णतः उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं रोक पाता तो उसके लिए उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको कैद की सजा भी दी जा सकती है। लिंचिंग संबंधी अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति भी नहीं लेनी होगी। यानी अगर लिंचिंग से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, तो अगर किसी अधिकारी के खिलाफ है या किसी और अन्य के खिलाफ है, तो उसमें जरूरी नहीं कि राज्य की जो है वो सहमति ली जाए, अनुमति ली जाए। आप बिना उसकी अनुमति के भी केस प्रारंभ कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही पीड़ितों या उनके निकट परिजनों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा प्रदान करने की बात भी कही गई है। यानी वही जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पीड़ित जो है उसके लिए राज्य सरकारें मुआवजा संबंधी कोई योजना चला सकती है, तो यही इस कानून में भी कहा गया कि मुआवजा संबंधी चाहे उसके पीड़ित को या उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने भी इस तरीके का जो है नियम कानून पारित किया अगस्त 2019 में। इसमें भी लिंचिंग के विरुद्ध जो है विधेयक लाया, क्योंकि अभी जो है ये बात कही गई है, बात सामने आई कि 2014 के बाद देश में घटित लिंचिंग घटनाओं में से 78% घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। आप सोच सकते हैं कि 2014 के बाद से जितनी भी घटना हुई है, मान लीजिए 100 घटना हुई तो उसमें से 78 घटना अकेले राजस्थान में हुई है। इसलिए राजस्थान को तो और पहले लाना चाहिए था और मणिपुर से भी पहले आना चाहिए था, सबसे पहला राज्य बनना चाहिए था। हालांकि कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, 2019 में आए तो सही, अभी कानून बना चुके हैं। राजस्थान सरकार के लिंचिंग विरोधी विधेयक को लेकर विश्लेषकों का कहना है कि इनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्देशों की अनदेखी की गई है। इसमें कहा गया है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो राजस्थान के नियम बनाए गए इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जो आदेश थे, जो अनुदेश थे, जो निर्देश थे, उसको अनदेखा किया गया है। उसके बारे में इसमें प्रावधान नहीं किया गया जिस तरीके से मणिपुर ने किया है। राजस्थान और ये जो है अधिकारी जिनको नियुक्त किया जाएगा, नोडल अधिकारी सीनियर पुलिस,
राजस्थान सरकार ने जो कानून बनाया इसमें इसके लिए कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं गई, यानी अगर ये विफल हो जाते हैं तो इनको सजा या इनके ऊपर जुर्माने इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया गया इसमें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कमी है इसको दूर करना चाहिए राजस्थान सरकार को इसमें संशोधन करके, क्योंकि जब तक अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक इसमें सख्ती भी नहीं आएगी। जैसे मणिपुर ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही, तो इसमें भी इस प्रावधान को जोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल ने भी लिंचिंग से संबंधित एक विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल के विधेयक में किसी व्यक्ति को घायल करने वालों को 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यह है कड़ा कानून। 3 साल की जगह 7 साल किया जा सकता था हालांकि, लेकिन ठीक है कोई नहीं, 3 साल भी है तो है, कम से कम कुछ तो है। इसके अलावा इन 3 राज्य के अलावा तो बाकी सारे राज्यों में इस तरीके का कोई कानून ही नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो कानून उसमें कहा गया कि अगर किसी को घायल किया जाता है तो 3 साल की सजा, 3 साल से लेकर के मृत्युदंड, अगर किसी को मृत्यु कर दी जाती है, अगर किसी को मार दिया जाता है तो मृत्युदंड तक की सजा दी जाएगी। मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अब तक के अन्य किसी भी राज्य ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, यानी अन्य राज्यों में इस तरीके से कोई भी जो है कानून नहीं बनाया गया अभी तक। यही सिर्फ 3 राज्य हैं, कौन कौन? मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, जिनमें इस तरीके के कानून बनाए गए हैं। आगे की राह क्या हो, तो अभी तक आम हत्या और भीड़ द्वारा की गई हत्या को कानून की दृष्टि में समान माना जाता है। आवश्यक है कि इन दोनों को कानून की दृष्टि से अलग अलग परिभाषित किया जाए। ये तभी होगा जब मॉब लिंचिंग से जुड़ा जो है कानून लाएगी केंद्र सरकार, और उसमें परिभाषित करेगी कि मॉब लिंचिंग किसको कहा जाता है, उसमें इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, अगर भीड़ द्वारा की जाती है तो क्या सजा का प्रावधान है, जिसकी पहचान होती है उसके लिए क्या है, उनमें बहुत विस्तार से बात की जाएगी, तभी ये सब होगा। अभी तक तो जो है दोनों को एक ही माना जाता है, चाहे हत्या और चाहे भीड़ द्वारा की गई हत्या, दोनों को एक ही माना जाता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 307 के तहत, 302 के तहत, इन सारी चीजों के तहत केस चलाया जाता है, तो उसमें हत्या और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले हैं। भीड़ द्वारा की गई हत्या मॉब लिंचिंग की पहचान करके उसके लिए दहेज रोकथाम अधिनियम और पास्को की तरह एक सख्त और असरदार कानून बनाया जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि कानून की आवश्यकता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रसार से भारत में अफवाहों के प्रसार में तेजी देखी गई है। ये तो अभी यार, ये भाई सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत खराब या अच्छी चीज, जो भी कह आप जैसे इसका यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छाई से यूज कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, अगर आप खराब यूज कर रहे हैं तो खराब चीज़ है। इसमें जो है बहुत तेजी से न्यूज फैलती है, अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो पहले हम उसको चेक कर लें कि हद तक सही है, कितना सही, उसके बाद ही हम उसको फैलाएं, अन्यथा यह हम सबके लिए नुकसानदायक ही होगी, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक 40% पढ़े लिखे हुआ खबर की सच्चाई को नहीं परखते और उसे अग्रसारित करते हैं, यानी अग्रसारित वही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इस संदर्भ में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए कैंपेन चलाया जा सकता है, इसके लिए धार्मिक गुरुओं की सहायता ली जा सकती है कि यार इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धर्म और समुदाय से जुड़े मुद्दे ही इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए। तो इस तरीके से हमें सोशल मीडिया का यूज करके, NGOs का यूज करके और जो है ये धार्मिक गुरुओं का यूज करके, इन सारी चीज़ों का यूज करके, इन सारे लोगों का सहायता लेकर के मॉब लिंचिंग को रोकने में असरदार कार्य किए जा सकते हैं। ये कुछ लाइनर टाइप के हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2,980 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये याद रखेंगे। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है जिसमें 100% पैसा केंद्र सरकार का लगता है, और प्रायोजित होती है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर के काम करते हैं। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को 2021-22 से 2025-26 तक अर्थात 15वीं आयोग के चक्र के साथ सह समाप्ति तक जारी रखने की मंजूरी दी, यानी इसको 2021-22 से लेकर के 25-26 तक का चला जाएगा। मीठा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने आज अमृत जनरेशन अभियान, किसका? तो अमृत जनरेशन अभियान का शुभारंभ किया। किसके साथ मिलकर के? तो मीठा। इस पहल का उद्देश्य भारत के युवाओं के भविष्य के लिए अपने आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करके सशक्त बनाए। इसका जानते हैं उद्देश्य ये है कि जो टेलीग्राम रील है या और ये इंस्टा रील्स है, इस तरह के मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके युवाओं को ये जागरूक करना कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, उनके लाइफ में उद्देश्य क्या है, वो क्या करेंगे अपनी लाइफ में, उसी के बारे में जागरूक करने के लिए पहल की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य में पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए NHPC लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। किसके? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के बीच और NHPC लिमिटेड के बीच। समझौता ज्ञापन में 7,350 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई। कितना टोटल है? तो 7,350 मेगावाट, जिनमें कालू 1150 मेगावाट, इससे कुछ याद आ गया, सावित्री सॉरी कालू नाम से कुछ याद आ गया था, 1150 मेगावाट, सावित्री 2,250 मेगावाट, जालौन 2,400 मेगावाट और केंगाड़ी 1,550। सॉरी वो कालू नाम से थोड़ा सा होता है ना, जैसे आप लोग जानते हैं घरों में अक्सर कुछ ऐसे नाम रख दिए जाते हैं किसी के, तो ऐसे ही एक नाम था किसी का, वही सोच के याद आ गया था। केंगाड़ी
1550 मेगावाट शामिल है। समझौते के तहत राज्य में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं को भी